हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं राकेश सर आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल जीएस वाडिगा में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हैं। तो चलिए हो जाइए तैयार एक बार फिर मेरे साथ। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं भारतीय संविधान की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। इससे पहले हमने भारत के संविधान के मौलिक अधिकार, नागरिकता और संघ राज्य क्षेत्र, अनुसूचियां और भाग पे वीडियो बना चुके हैं। आप लोग जो है एक बार उस वीडियो को जरूर देखेंगे। तो आज का हमारा जो है मुख्य बिंदु है भारत के संविधान में उल्लेखित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। उसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं, पहले हम देखते हैं ये जो राज्य के निर्देशक सिद्धांत है, इसका उल्लेख हमारे संविधान के किस भाग में है। तो नोट कर लीजिएगा, इसका उल्लेख हमारे संविधान के भाग 4 में किया गया है। और इसका पूरा विस्तार जो है कहां से कहां तक है, तो 36 से लेकर 51 तक है। तो आप लोग जो है इस वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। हम एक एक अनुच्छेद को बताएंगे आप लोग को और आप लोग को याद कराएंगे। आप लोग जो है इस वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, लास्ट तक देखेंगे और 51 तक के अनुच्छेद को हम लोग पूरी जो है अपने मुंह जबानी जो है याद कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अच्छा लगेगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और इस चैनल को जितने लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आप लोग हमारे साथ रहे, हम आपके साथ हैं। आप लोग का आशीर्वाद, प्यार, दुलार इस चैनल पर बने रहेगा। हम आपके जो है आपके समझ अलग अलग जो है पॉइंट पर वीडियो देते रहेंगे। तो ये जो हम लोग देखते हैं राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत, इसका उल्लेख हमारे संविधान के भाग 4 में है तथा इसका विस्तार अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं कि राज्य के निर्देशक सिद्धांत जो है कहां से लिया गया, ये कहां से लिया गया है। तो ये जो लिया गया है हमारे देश के संविधान में आयरलैंड के संविधान से लिया गया। आयरलैंड देश में राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत था और वहां से उठाकर हमारे देश में लाया गया था। लेकिन इसको जोड़ा जब गया था तो किस समिति के सिफारिश पर, ये जो है बहुत ही अच्छा पीसीएस लेवल की क्वेश्चन है। आप लोग नोट कर लीजिएगा। तेज बहादुर सप्रू समिति के सिफारिश पर आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को लाया गया और भारतीय संविधान में जोड़ दिया गया। और जोड़कर कहां रखा गया, तो भाग 4 में। और इसका विस्तार कहां से कहां तक किया गया, तो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसको आप लोग दिमाग में जरूर बैठाइएगा और आप लोग जो है वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, बहुत ही मजा आने वाला। हम सारे अनुच्छेद को बताएंगे। ठीक है, ये रहा आयरलैंड के संविधान से लिया गया। ये तेज बहादुर सप्रू समिति के सिफारिश पर इसको हमारे देश के संविधान में जोड़ा गया था। अब बताते हैं इसके बारे में, यानी कि इसका मुख्य जो है उद्देश्य क्या था। हमारे देश के संविधान में इसको जोड़ा गया तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, ये किस उद्देश्य से इसको हमारे देश के संविधान में जोड़ा गया था, तो इसको ध्यान दीजिएगा। तंत्र की स्थापना करना, इसका जो है मुख्य उद्देश्य यही दोनों था। ठीक है, इससे पहले आप लोग को बता दें कि हमारे देश का जब संविधान लागू हुआ था, जब हमारे देश के संविधान लागू हुआ था तो उस समय जो है संविधान की जो सलाहकार थे, कौन थे, BN राव। सलाहकार जो थे BN राव थे। BN राव ने कहा कि हमारे देश के संविधान में 2 प्रकार के मौलिक अधिकार होंगे। एक मौलिक अधिकार वो होगा जो तुरंत ही क्या होगा, जो तुरंत ही लागू हो जाएगा और वो जो है सर्वोच्च न्यायालय में परिवर्तनीय होगा, जैसे मौलिक अधिकार। और एक मौलिक अधिकार वो होगा जो कि धीरे धीरे राज्य सरकार यानी कि भारत सरकार के द्वारा जो है उसको लागू कराया जाएगा और वो जो है सर्वोच्च न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होगा। तो इसको जो उसका मत जो है BN राव के द्वारा दिया गया था। लेकिन ये हुआ कि BN राव के द्वारा जो मत दिया गया था उसको तो एक्सेप्ट किया गया, लेकिन एक को मौलिक अधिकार तो छोड़ दिया गया जो कि सर्वोच्च न्यायालय में परिवर्तनीय है, और एक को जो है अलग नाम दे दिया गया और उसका जो नाम लिखा गया राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत दिया गया, जो कि सर्वोच्च न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। अब बात आता है कि परिवर्तनीय होता क्या है, एक कहीं परिवर्तनीय है कहीं परिवर्तनीय नहीं है। तो इसको ध्यान से सुनिएगा कि परिवर्तनीय उसे कहते हैं अगर मौलिक अधिकार हमें कुछ मिला है, अगर उसका हनन किया जाता है तो हम जाके सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय कहता है आओ वाह क्या बात है, अपनी बातों को रखो, सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय हम जाकर उसकी अपील कर सकते हैं। लेकिन ये जो राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत है, अगर ये जो है राज्य
राज्य सरकार या भारत सरकार के द्वारा नहीं किया जा रहा है तो इसको लेकर हम जो है सर्वोच्च न्यायालय या फिर किसी भी न्यायालय में हम नहीं जा सकते हैं। इसलिए कहा गया है कि जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है, जो है सर्वोच्च जो कि न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। तो यही जो है BN राव के द्वारा इस मत को दिया गया था। इसको नोट करिए, इसको ध्यान से पढ़िएगा, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं ये जो आयरलैंड के संविधान से लिया गया था, ये जो है सारे मुख्य बिंदु हैं और ये जो इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो आप लोग जो है इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। अब हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद की, बात करते हैं कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक में किस किस का उल्लेख किया गया है। तो हम लोग अनुच्छेद की बात करते हैं। हम लोग बात करते हैं सारे अनुच्छेद को, हम लोग 36 से लेकर 51 तक के सभी अनुच्छेदों को देखेंगे एक बार। तो आप लोग जो है इसको एक नजर में याद करेंगे, इसकी गारंटी हमारी खुद है। तो देखिए अनुच्छेद 36 में क्या कहता है। अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा, यानी कि हमारे देश के संविधान के जो भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख किया गया, उसका जो है परिभाषा जो है दी गई है अनुच्छेद 36 के तहत। अनुच्छेद 37 में जो है यह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। हमने कई बार बताया है कि ये जो न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। अगर कोई भी कानून, अगर जो भी आगे उल्लेखित किया गया है, अगर कोई भी कानून जो है हमारे राज्य सरकार और भारत सरकार के द्वारा अगर उसको नहीं कराए जाते हैं, अगर उस चीज को नहीं लागू कराए जाते हैं, तो उसको हम लेकर जो है अपने सर्वोच्च न्यायालय में या फिर किसी भी न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। यह हमारा पहला डब्बा था जिसको हम लोग खोल चुके हैं। अब हम लोग दूसरे डब्बे को खोलते हैं, उसके बाद तीसरे डब्बे को, उसके बाद चौथे डब्बे को। अगर हम लोग जो है एक एक डब्बे बनाकर ही इस चीज को याद करेंगे। अगर हम लोग डब्बा नहीं बनाते हैं तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा कि किस अनुच्छेद में किस चीज का उल्लेख किया गया था, ठीक है। तो हम लोगों ने पहला डब्बा जो था अनुच्छेद 36 और 37 हम लोगों ने पढ़ लिया। अब देखते हैं अनुच्छेद 38 के बाद 39 और 39 का, जो कि दूसरे डब्बे में उल्लेखित किया गया। तो हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 38 क्या कहता है। अनुच्छेद 38 कहता है कि सामाजिक आर्थिक और न्याय और सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यानी कि सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से सबकी जो है न्याय मिलनी चाहिए। इसका उल्लेख हमारे संविधान के अनुच्छेद 38 में किया गया है। और वो न्याय किसके द्वारा दिया जाएगा, तो भारत सरकार और राज्य सरकार के द्वारा, ठीक है। 39 से बात करते हैं कि संसाधनों का उचित वितरण। अगर कोई व्यक्ति है, अगर उसको कोई संसाधन दिया जा रहा है, यानी कि मान लीजिए कि किसी खेत में अगर किसी व्यक्ति को पानी दिया जाता है, सरकार के द्वारा पानी दिया जाता है, तो सबको जो है लगभग समान देना चाहिए। ये नहीं कि किसी को बहुत ज्यादा दे दिया और किसी को बहुत कम, ऐसा कुछ नहीं। वो जो है देना चाहिए, मतलब कि उसका उचित वितरण करना चाहिए, ठीक है, जिसका उल्लेख हमारे संविधान के अनुच्छेद 39 में किया गया। अब हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 39 के क। हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 39 के क की बात करते हैं। इसमें समान अवसर के आधार पर न्याय को दिया गया है, समान अवसर के आधार पर भी न्याय को, और समान काम के लिए समान वेतन, इसी में है, नोट कर लीजिएगा, समान काम के लिए समान वेतन, समान काम के लिए समान वेतन के बाद जो अनुच्छेद हमारे 39 के क में लिखा गया। अब आपको एक चीज बता देते हैं, ये जहां भी क ख ग लिखने वाला आएगा तो ये जो है आप लोग के दिमाग में आ जाना चाहिए कि इसका उल्लेख हमारे मूल संविधान में नहीं था। इसका उल्लेख जो है बाद में भारतीय संविधान में संशोधन किया गया और उसके तहत इसको जोड़ा गया था। तो इसको नोट कर लीजिएगा कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत जो है हमारे अनुच्छेद 39 के क को जोड़ा गया था, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, ये दूसरा डब्बा, अब इसी के तहत हमारा दूसरा डब्बा समाप्त होता है। हम लोग तीसरे डब्बे पे आते हैं और तीसरे डब्बे में एकमात्र अनुच्छेद है जिसको हम लोग अनुच्छेद 40 के रूप में जानते हैं। अनुच्छेद 40 कहता है ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 40 में जो है ग्राम पंचायत के संगठन का उल्लेख किया गया है। आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से इसको सुनिएगा, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद चौथे में आते हैं, सॉरी डब्बा चौथा में आते हैं, जिसमें अनुच्छेद 41, 42, 43 का उल्लेख किया गया। इस तीनों को देखते हैं। अनुच्छेद 41 क्या कहता है। अनुच्छेद 41 कहता है कि कुछ दशाओं में काम, कोई भी दशा में जो है व्यक्ति, राज्य सरकार और भारत सरकार का जो है कर्तव्य बनता है कि व्यक्तियों को काम दिलवाए, और इसका उल्लेख हमारे संविधान के अनुच्छेद 41 में किया गया। हम लोग 42 की बात करते हैं, कार्य न्याय संगत और मानवीय होनी चाहिए, यानी कि कार्य जो है न्याय संगत यानी कि अच्छी होनी चाहिए, और वहां के लोग जो है मानवीय यानी कि थोड़ा व्यवहारिक होनी चाहिए। या
ये कि बहुत बड़ा काम दे दिया और जो है बहुत छोटा लड़का है और उसकी कैपेसिटी कम है और उसको बहुत बड़ा काम, और वहां पे बहुत ही क्रूएल टाइप का जो है वहां पर बिहेव नहीं करना है। यानी कि वहां की दशा जो होनी चाहिए क्या होनी चाहिए, मानवीय होनी चाहिए। और इसका उल्लेख हमारे संविधान के अनुच्छेद 42 में किया गया। अनुच्छेद 43 की बात करते हैं, निर्वाह मजदूरी और कुटीर उद्योग, यानी कि वहां की जो है मजदूरी को निर्वाह करनी चाहिए। अगर वहां पे मजदूरी नहीं है तो छोटे छोटे कुटीर उद्योग को भी लगाना चाहिए, तो इस चीज को भी ध्यान देना है। और इसका उल्लेख हमारे संविधान के अनुच्छेद 43 के अंतर्गत किया गया है। अब हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 44 में क्या है, तो आप लोग देखें, हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 44 की। हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 44 में क्या है। अनुच्छेद 44 आप लोग देखिए 4 क्या है, 4 दोनों सेम है। यानी कि अनुच्छेद 44 जो बोलता है समान नागरिक संहिता, समान यानी कि 4 का मतलब क्या है, दोनों समान है। तो उसको याद रखिएगा कि अनुच्छेद 44 के अंतर्गत जो है समान नागरिक संहिता की बात की गई है। अगला आते हैं अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 46, ये एक अलग बॉक्स है और उसके बाद का बॉक्स जो है अनुच्छेद 45 और 46। 45 में कहा गया है कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को, 6 वर्ष से कम आयु को बच्चों को जो है शिक्षा दिया जाएगा। यानी कि इसका उल्लेख जो है, इससे पहले जो इसमें जो उल्लेख था उसमें यह था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो अनिवार्य शिक्षा दिया जाएगा। लेकिन इसको क्या किया गया कि 86वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से, 86वां संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से इसको उठाकर मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 21 के क में जोड़ दिया गया। तो ये जगह खाली हो गया। अब इसको क्या भरा जाए, तो वहां पर यह भर दिया गया कि 6 वर्ष से कम आयु को भी जो है शिक्षा दिया जाएगा। ये भारत सरकार और राज्य सरकार का एक दायित्व बनता है। इसलिए आप लोग देखेंगे आंगनबाड़ी केंद्र वगैरह और भी बहुत छोटे छोटे जो भी केंद्र खुलते हैं, तो वो जो होता है इसी अनुच्छेद के अंतर्गत होते हैं। हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 46, ये जिसे जहां पर 6 वर्ष से कम के बच्चे थे और आयु के थे, वहीं पर बस अनुसूचित जाति और जनजाति को शिक्षा और अभिवृद्धि की जो है व्याख्या हमारे संविधान के अनुच्छेद 46 के अंतर्गत किया गया। ठीक है, यहां तक उम्मीद करते हैं आप सभी लोग को याद हो गया। अब हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 47 की। अनुच्छेद 47 में बोलता है मद निषेध, पोषाहार, स्वास्थ्य की देखभाल। यानी कि अनुच्छेद 47 के अंतर्गत ही, अनुच्छेद 47 के अंतर्गत मद निषेध बताया गया। यानी कि अगर किसी भी राज्य में अगर शराब बंद होता है तो वो जो है राज्य सरकार अनुच्छेद 47 के अंतर्गत ही बंद होता है। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि आप जरूर बंद करें, नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप जरूर बंद ही करें। ये जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। आप इसके लिए संसद में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि भारतीय संविधान का जो राज्य के निर्देशक सिद्धांत है वो क्या है, परिवर्तनीय, न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। इसलिए आप जो है सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय या फिर किसी भी न्यायालय में नहीं जा सकते हैं इसके मतों को लेकर। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को मद निषेध यानी कि उसके जो है शराब पीने से रोका गया, अगर रोका गया उसका पोषाहार और स्वास्थ्य भी क्या हो गया, अच्छा हो गया। और इस तीनों का उल्लेख जो हमारे संविधान के अनुच्छेद 47 में किया गया। अब कोई व्यक्ति जो है पोषाहार यानी कि अपना शराब वगैरह छोड़ दिया है, घर पे बैठा है, तो अब करेगा क्या, तो उसको जो क्या करता है कि वो कृषि करना और पशु पालना स्टार्ट कर देता है। यानी कि कृषि और पशुपालन का संगठन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 48 में। 47 और 48 दोनों याद रहेगा ना। 47 में क्या गया, मद निषेध और उसके पोषाहार और स्वास्थ्य की देखभाल किया गया। और 48 में क्या किया गया कि अगर व्यक्ति जो सही हो गया तो उसके कृषि और पशुपालन का संगठन की उल्लेख जो है हमारे संविधान के अनुच्छेद 48 में किया गया। अब हम लोग 48 के क को देखते हैं। 48 के क भी है जिसको 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत इसको जोड़ा गया था। तो 48 के क में जो है पर्यावरण संरक्षण, अगर कोई व्यक्ति जो है पहले बहुत शराब वगैरह पीता था तो इधर उधर की जो है नुकसान फैलाता था, तो अब क्या किया कि उन्होंने उसके पास दिमाग खुला, क्योंकि उसने तो शराब छोड़ दिया। पहले तो अनुच्छेद 47 के अंदर शराब छोड़ा, 47 के अंदर शराब छोड़ता है, तो 48 के अंदर कृषि और पशुपालन का संगठन करता है। 49 में ये सोचता है, 48 के कम ये सोचता है कि अब पर्यावरण की हमें रक्षा करनी चाहिए। तो 48 के क के तहत जो है पर्यावरण की रक्षा करनी
अब 49 में क्या करता है? 49 देखिए, राष्ट्रीय महत्व स्मारक स्थान का संरक्षण करता है, यानी कि राष्ट्रीय महत्व के जो भी स्मारक है, स्थान है, उनका संरक्षण, उसका देखभाल करने का दायित्व जो है, जो उसको अपने ऊपर संभाल लेता है। बस हम याद करने के लिए बता रहे हैं, ये सब दायित्व जो है राज्य सरकार और भारत सरकार को, जो भारत सरकार को है कि वो व्यक्तियों के द्वारा लागू कराए, लेकिन व्यक्ति के ऊपर जो है प्रेशर ना दे, ये जो है उसकी क्या है, ये जो है प्रेशर ना देने का काम जो है उसका नहीं है, ठीक है, प्रेशर वो नहीं दे सकता है, ठीक है। अगले आते हैं अनुच्छेद 50 में आते हैं। अनुच्छेद 50 से ही समझ में आ रहा है कि 50-50, 50 का मतलब क्या होता है? 50-50। आप लोग नोट कर लेंगे कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथकीकरण, उनके जो है, जो भी उनको मतलब कि अधिकार दिया गया है, उनके अधिकारों का पृथकीकरण किया गया और वह उल्लेख जो है अनुच्छेद 50 के अंतर्गत किया। अनुच्छेद 51, इतना कुछ करने के बाद भारत सरकार, राज्य सरकार बेचारा थक जाता है, तो अनुच्छेद 51 के तहत क्या करता है? अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिवृद्धि करता है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, कि अनुच्छेद 51 के तहत जो है अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि की बात की गई है। इसी के तहत जो है हमारे राज्य के नीति सिद्धांत के सारे अनुच्छेद, यानी कि 36 से 51 तक हम लोग अनुच्छेद को टोटल पढ़ लिया। अभी कुछ जो है मुख्य बातें हैं, आप लोग उसको ध्यान से सुनिएगा। अब कभी कभी क्या हुआ कि राज्य के नीति सिद्धांत और मौलिक अधिकार जो है दोनों आपस में टकराने लगे, तो एक आते हैं केशवानंद भारती। ये केशवानंद भारती 1973 में एक वाद लाते हैं और इसके अंतर्गत बोलते हैं, केशवानंद भारती एक वाद लाते हैं 1973 में और बोलते हैं कि नोट यहां पे ध्यान दीजिएगा कि केशवानंद भारती एक वाद लाते हैं 1973 में और बोलते हैं कि जो मौलिक अधिकार जो है उच्च है, राज्य के नीति सिद्धांत से उच्च है। लेकिन फिर जो 42वां संविधान संशोधन होता है 1976 के अंतर्गत, उसमें कहा गया कि ना मौलिक अधिकार उच्च नहीं है, राज्य के नीति सिद्धांत उच्च है, ठीक है। तो अब उन दोनों की बातों में मतभेद होने लगता है। तो फिर एक आता है मिनिमा मिल्सवाद, नोट करना है, मिनिमा मिल्सवाद आता है 1980 में, और वो बताता है, मिनिमा मिल्सवाद 1980 में आता है और बताता है कि नहीं, मतभेद करने की कोई जरूरत नहीं है, इन दोनों में जो है क्या किया जाए, संतुलन को बनाया जाए और दोनों को जो है लागू किया जाए। इसी के तहत हमारा आज का ये जो मुख्य बिंदु था, राज्य के नीति सिद्धांत, समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग को अच्छे से समझ में आया होगा, सारे अनुच्छेद आप लोग को याद हो गए होंगे। तो अगर आप लोग को अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों के पास, और अपने प्यार दुलार जो है इस चैनल यानी कि जीएस वाटिका को बनाए रहेंगे, ताकि जो इसका भी जो है कल्याण होते रहे। धन्यवाद।